नमस्कार सभी को। पिछले सेशन में अपन ने प्रतिशत टॉपिक का पूरा रिवीजन किया। आज की क्लास में लाभ हानि टॉपिक का पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि अपनी एक मुहिम ये चली है। सर क्या चली है? 15 टॉपिक 15 क्लास, 15 टॉपिक 15 क्लास 15 टेस्ट, टेस्ट एप्लीकेशन में अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये चल रहा है। और इन 15 क्लास के माध्यम से मैं आपको उस लेवल की शानदार तैयारी करवा दूंगा कि जिसके अंदर सर नए पैटर्न के क्वेश्चन पीवाईक्यू तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा सुमिलित करने वाले, कथन एवं कारण वाले प्रश्न आपने जीके में देखे हैं, लेकिन मैथ्स में भी आप देखोगे। जो अभी प्रश्नों का पैटर्न चल रहा है, आप देखते हैं केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही। इस तरीके से आरपीएससी ऑप्शन देती है, तो क्या आरएसएस भी नहीं दे सकता? अब बात करते हैं इस टॉपिक की। किसी भी प्रकार से बीच में ना तो मैं बातें करूंगा, ना मुझे करना पसंद है। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आपको लाभ हानि टॉपिक क्लियर करवाने के लिए इस क्लास के अंदर हाजिर हूं, और आप भी उसी तैयारी के साथ, उसी मानसिक स्थिति के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसी छोटी से छोटी बात से लेकर अपन उस लेवल तक जाएंगे जहां तक एग्जामिनर पहुंचता है। कतई आपको यूं तनाव नहीं लेना, आराम से बढ़िया तरीके से आपके पास रफ रजिस्टर होना चाहिए। टेलीग्राम के अंदर इसकी बोर्ड की पीडीएफ भी अपलोड की जाती है। ठीक है, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रफ रजिस्टर और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है सर आपने जल्दी करवाया, आप वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन भी देखिए, और अच्छा लगेगा। आप तभी आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए डाल रहा हूँ कि बीच में किसी प्रकार के कोई कमेंट वमेंट, बातें बातें नहीं हो। बढ़िया तरीके से, यदि आप 2 घंटे की आपको क्लास मिल रही है, तो उसमें 1 घंटे 55 मिनट शुद्ध स्टडी आपकी होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। बनाने को अपन और भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो वही बनाओ चाहे विद्यार्थी कम देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो देखे उनकी आत्मा ये गवाह देनी चाहिए कि सर वाकई आपने हमारा समय खराब नहीं किया है, जबकि हमारे समय का सदुपयोग किया। अब आ जाओ। ठीक है, देखिए साहब, इस लाभ हानि टॉपिक की बात करता हूं। जो पीछे एलडीसी के पेपर हुए 2011, 2016 और 2018 के अंदर 4 शिफ्ट में पेपर हुए, और 2024। अब बात करते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ 2 पूछे, यहाँ 3 पूछे, यहाँ 4 पूछे, यहाँ 2018 3 में थर्ड शिफ्ट में 3 पूछे, 2018 में 4 चौथी शिफ्ट के अंदर 5 पूछे, लेकिन 2024 में 0 पूछ लिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा प्रतिशत में भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये थोड़ी अपन प्रतिशत टॉपिक स्किप कर देंगे, पेपर के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो। अब जैसे पिछली क्लास के अंदर कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप तो एक काम करो, अर्थमेटिक छोड़ो, एडवांस करवाओ। अरे भाई, पूरी सारी क्लासें करवाऊंगा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं सर यहाँ से 0 क्वेश्चन पूछे हैं। तो रेशियो से भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब प्रतिशत से भी नहीं पूछा, लाभ हानि से भी नहीं पूछा, अनुपात समानुपात से भी नहीं पूछा, और ऐसा ही सीआई से नहीं पूछा। तो कोई अभ्यर्थी ऐसा है क्या जो 5 टॉपिक छोड़कर चला जाता है? और यदि मान लीजिए 5 टॉपिक आप छोड़कर चले गए, मैं तो सलाह नहीं दूंगा, मैं तो सब करवाऊंगा। 5 टॉपिक छोड़कर चले गए, मान लीजिए ये रेशियो में क्वेश्चन आ गए तो, और मान लीजिए इसमें आ गए तो, पांचों टॉपिक से 20 क्वेश्चन उठा देगा और हवा निकल जाएगी पेपर के अंदर। तो आप इस प्रकार का ज्ञान नहीं दें कि क्या पढ़ाना है। आप तो सिर्फ ये सोचिए कि हम ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम कोई धुरंधर है, हम आपसे थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा अनुभव है, जिसको अपन थोड़ा सा अनुभव ये बोल रहे हैं कि 2015 से इस विषय को पढ़ा रहे हैं, पिछले 11 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ये मेरा अनुभव कहता है कि जहाँ से मैं बताता हूँ वहां से डायरेक्ट लगभग लगभग क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं कोई गणित का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, नहीं, थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको बताइए। अब आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ विद्यार्थी कहें सर ये इजी है। अरे भाई, सारे स्तर के आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे सुमिलित करने वाले आएंगे। भाई 50 में से आपके मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन दे देगा, जिसकी जो क्वेश्चन होंगे आसान, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगी। तो अब सुनिए, आओ। यदि किसी वस्तु के, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी मैं एक बात ध्यान में रखना, इसमें विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिखूंगा ताकि आपको बार बार नहीं बताना पड़े, और क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया, और क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई, एसपी और सीपी, ये इसका रेशियो दे रखा है। क्या कह रहा है, रेशियो है इसका 6:5। इसका मतलब 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ होना स्वाभाविक सी बात है। तो 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो क्रय मूल्य 5। हमेशा ध्यान रखना, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होते हैं, जब तक
कहा नहीं जाए। अब मान लीजिए कैलकुलेशन कह दे कि भाई विक्रय मूल्य पर निकालो तो अपने को मजबूरी निकालना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति यह होती है कि लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 5 के ऊपर 1 का फायदा हो रहा है इंटू 100, बोलो क्या आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आया है कथन कारण वाला, आ सकता है पेपर के अंदर। देखो अभी कथन क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर 20% लाभ हो, दूसरी वस्तु पर 20% हानि हो, तो आपको ये कह रहा है कि इस कुल सौदे के अंदर कितनी 4% की क्या बता रहा है भाई, 4% की हानि बता रहा है। ठीक है, 4% की क्या बता रहा है, हानि बता रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, ये कथन दिया और ये कारण। चलो देखो पहले ये क्या कह रहा है 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ है तो इसका मतलब 1/5, 5 से 6 हो रहा है। दूसरी वस्तु 20% हानि, मतलब 1/5 यानी 5 से 4 हो रही है। अब एक बात बताओ, मैं कह दूं पहली वस्तु है, पहली वस्तु जिसको 5 में खरीदा 6 में बेचा, दूसरी वस्तु है जिसको 5 में खरीद दिया 4 में बेच दिया, ऐसा ही तो कह रहा है, ऐसा ही तो कह रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो मैं कह दूं कि भाई ये तो खरीदा है सीपी और ये एसपी है, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 5 में खरीदा 4 में बेचा। इसका एक तरीका और भी होता है, सारे बताऊंगा। ठीक है, जो पहले भी प्रतिशत के अंदर भी कुछ चीजें बता चुका हूं, तभी तो मैंने पहले प्रतिशत स्टार्ट किया है। जैसे मैं लाभ हानि पढ़ा रहा हूं तो इससे पहले मैंने प्रतिशत पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाभ हानि के अंदर बहुत जगह बोलूंगा कि प्रतिशत में पढ़ा, प्रतिशत में पढ़ा। तो आप यदि नहीं पढ़ गए फिर आपके वही गोलमाल रहेगी, सर प्रतिशत में क्या पढ़ा। ठीक है, अब देखो यहां आप देखते हैं कि भाई यहां क्रय मूल्य 5 है, यहां भी क्रय मूल्य 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 4 है। क्या विक्रय मूल्य बराबर है क्या? नहीं है, जबकि इसने तो कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि विक्रय मूल्य समान हो। क्या हो? विक्रय मूल्य समान। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए मैं एक कार्य कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं वो कार्य ये कर सकता हूं कि इसको तो मैं कर दूं 2 से गुणा और इसको कर दूं 3 से, ताकि 6 दुए 12, 4 तिये 12, 12 हो जाएगा। पूरे को ही करो, 5 दुए 10, 6 दुए 12, 5 तिये 15, 4 तिये 12। अब एक बात बताओ, यहां आप गुणा नहीं करेंगे क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु का 15 है, तो जोड़ेंगे 25। यहां पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 12, वो विक्रय मूल्य 12 है, दूसरी का भी 12 है, बोलो जोड़ेंगे। अब एक बात ध्यान में रखना, अपन कई जगह यहां मल्टीप्लाई करते आए हैं, लेकिन एक ही जगह मात्र जहां दो वस्तुएं होंगी, दो अलग अलग वस्तुएं होंगी, उस कंडीशन के अंदर ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो इनको जोड़ा जाएगा, न कि मल्टीप्लाई। बाकी सब जगह मल्टीप्लाई होता है। अब देख लो 25 के ऊपर कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 25 के ऊपर 1 का नुकसान हो रहा है इंटू 100 यानी 4% हानि। ठीक है, तो ये आपका पहला कभी कथन सही हो गया। दूसरा है कि विक्रय मूल्य समान होने पर कुल हानि प्रतिशत R/10 का होल स्क्वायर। भाई R/10, तो R बोलो कितनी है 20, रेट 20 है, 20/10 की होल स्क्वायर की सदैव हानि चेक कर लो, रख के ट्रिक दी हुई है, 0 0 काट दी, 2 4% हानि। बिल्कुल ये बात भी सही है, तो इसका मतलब कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। तो मैं कहूंगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये रखूं क्या, ये सही रहेगा क्या? हाँ ये सही रहेगा, बोल भी आ रहा है। ये लो इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपके थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लाभ हानि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन गजब के है ना। ठीक है, पहला है कि लाभ हानि, लाभ हानि एक मिनट पेन सेट कर लेंगे। ठीक है, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर की जाती है, बिल्कुल की जाती है, जब तक कि प्रश्न में, जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए, जब तक कि प्रश्न में और कुछ नहीं कहा जाए। क्या नहीं कहा जाए कि भाई विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, जब तक नहीं कहा जाता है तो लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। अगला इसका मतलब ये भी सही है। अगला कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 25% होगा। चेक करो
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 सीपी बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 20 एसपी, ये बराबर है। क्लियर? तो आप जरा देखेंगे, सीपी के बटे में एसपी को ले आओ और 20 के बटे में ये क्या चला जाएगा 15, काटूंगा 5 से तो 5 4 20, 5 दिए 15। इस सीपी 4 है और एसपी 3 है। 4 में खरीदा 3 पर बेचा, 4 में खरीदा 3 पर बेचा, 4 में खरीद कर 3 में बेचा तो 1 का नुकसान इंटू 100, बोलो 25%। 25% लाभ नहीं होगा, 25% हानि होगी। तो इसका मतलब ये लाभ 25% होगी, ये बात गलत है। क्या होगी? 25% हानि होगी। ठीक है? यदि आप करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि भाई सीपी 20 एसपी 15, या फिर काट देते तो 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 4, तो इसका मतलब सीपी 4 और एसपी 3, सीपी 4 और एसपी 3, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब तीसरा देखो, अतिरिक्त व्यय, एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है किसी वस्तु पर, जैसे उस वस्तु की हो सकता है मरम्मत करवा रहे हो, जैसे आपने कोई मकान खरीदा उसका मरम्मत करवा रहे हो, या फिर मान लीजिए आपने कोई कूलर खरीदा, एसी खरीदी, तो आप उसका परिवहन यानी किराया दे रहे हो। ठीक है? वो हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा लागत, एक्स्ट्रा खर्च होता है वो क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं अपन, क्रय मूल्य में ही जोड़ते हैं। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा, अरे भाई पीपीटी गलत हो गई क्या? पहला और तीसरा, केवल एक और तीन, केवल एक और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है। मैं इधर लिख देता हूं, केवल केवल एक व तीन सही, एक व तीन सही है, ये होगा आंसर। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेच रहा है भाई? 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, जबकि वो कहता है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये कह रहा है 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। वो कहता है 1000 ग्राम वस्तु को मैं 1000 ग्राम ही बेच रहा हूं, ऐसा आपका मित्र कह रहा है। लेकिन वो क्या है, दुकानदार बेईमान है। बेईमान है तो लाभ कमाएगा, घाटा थोड़ी खाएगा। 1000 की जगह वो कितना यूज में लेता है? 900 ग्राम का बाट का उपयोग, या फिर 900 ग्राम ही तोलता है। तो लाभ तो इसके ऊपर कमा रहा है 900 ग्राम पे। 900 ग्राम पे लाभ कितना कमाया उसने? 900 ग्राम पे 100 ग्राम का लाभ कमा गया वो, इंटू 100, 20 से 20, 100 के अंदर 9 का 11, 9 99, 11 से 1/9% क्या हो जाएगा उसका? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, 2 नंबर। क्लियर? ठीक है, आगे चलो आओ, अगला क्वेश्चन देखिए। सही कोट का चयन करो। या आगे पीछे पीपीटी कैसे चली गई भाई? सारी पीपीटी गड़बड़ है क्या? सारी ही पीपीटी नहीं, ज्यादा नहीं भाई, एक दो ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन, देख लेंगे, कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं ज्यादा। थोड़ा सा क्या आगे पीछे हो गया, इतना ही फर्क था। चलो देखो आओ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सुमिलित करना है क्या? प्रकार और उनके परिणाम, सूची फर्स्ट आपको दी हुई है, सूची सेकंड से मिलान करना है। अब क्या करना है, एसपी यानी क्रय विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से ज्यादा है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो लाभ नीचे ये दे रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसका मतलब ए के अंदर क्या हो गया? ए के अंदर 2 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए में क्या हो गया? 2। ठीक है, कह रहा है CP1 यानी पहला क्रय मूल्य, CP2 दूसरा क्रय मूल्य, यानी दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हो, यदि उसके ऊपर पहले R% लाभ हो, दूसरे पर R% हानि हो। भाई एक वस्तु, दो वस्तुएं मान लीजिए 1000 रुपए में वस्तुएं खरीदी, एक पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर हानि हो रही है, सेम सेम हानि, सेम लाभ सेम हानि हो रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसका मतलब बी के अंदर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो बी में क्या हो गया? 1।
ठीक है। और जब विक्रय मूल्य बराबर हो और R% लाभ हो, R% हानि हो, तो हमेशा हानि ही होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख दे भाई, R/10 का होल स्क्वायर। R/10 का होल स्क्वायर का मतलब R² बटे 100 ही होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सी में क्या आएगा? 3। 2 1 3। अब आपका विकल्प चयन कर लो आप। 2 1 3। 2 1 3। 2 1 3 ये हो जाएगा। 2 1 3। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है? ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी भाई? 800 रुपए में खरीदी, ठीक है। उसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया, फिर बी ने 15% लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी इसके लिए कितने रुपए भुगतान करेगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे। 800 रुपए में खरीदी, फिर उसे क्या किया जा रहा है? 10% लाभ। अब आपको पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। लाभ बोल रहा है ना, तो 10 के ऊपर 1 का लाभ यानी 11/10। तो इसका आप क्या निकालोगे? 11 इंटू, फिर आगे कह रहा है बी को बेचते हैं, बी ने 15% लाभ पर। अब 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। सर कैसे? 15% का मतलब 15/100 करोगे, 5 से काटे 5 दिए 15, 5 से 20, 3/20 लाभ हो रहा है। इसका मतलब आप इसको 20 के ऊपर 3 का लाभ हो रहा है, 23/20 निकालो इसका, 23/20। क्लियर? अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। अब देखो, 0 से काटा 0, 1 0 से काटा 1, ठीक है। 2 से काटूंगा 4, 23 इंटू 4 92, 92 इंटू 11, 11 2 22 का दुआ 2 बचा 2, 11 9 99, 99 और 2 कितने होते हैं? 101। 1012 आपका आंसर आ जाएगा, 1012 रुपए आपका। क्लियर? ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित सौदों को उनके लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में। लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, भाई कम लाभ से ज्यादा लाभ, कम लाभ से अधिक लाभ, इस क्रम में आपको सेट करना है। बात समझ रहे हो मेरी? कम लाभ से कहां सेट करना है? अधिक लाभ। क्लियर? अब एक बात बताओ, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, 11 में 10 बेची। गौर से सुनना, 10 रुपए में 11 वस्तुएं। अब मैं एक बात बताऊं क्या, आप इसको जब कर रहे हो ना, तो आप भाव लिखो। पहले तो आपको सीपी लिखना पड़ेगा और एक तरफ लिखना पड़ेगा आपको एसपी। भाव कैसे लिखा जाता है भाई? क्रय मूल्य है, एक भाव ही तो है भाई। कितने भाव में खरीदा, कितने में बेचा? 10 रुपए में 11 वस्तुएं। तो इसका जो लिखेंगे 10 रुपए में 11 वस्तुएं, इसको लिखेंगे पर 10/11, न कि 11/10। अब सर ऐसे कैसे लिखा भाई? जब भी आप भाव लिखते हो, भाव लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो? रुपए बटे वजन या वस्तु की संख्या, ऐसे ही तो लिखते हो आप। यही तो निकालने का तरीका होता है। अब जब आप सोल्व करेंगे तो 10 रुपए में 11, फिर देखो 11 में 10 किधर से बेची, तो 11/10। अब देखो यहां से देखो, इसको करो, बोलो कितना आया? 100। इसको करो, देखो बोलो कितना आया? 121। अब आप जरा मुझे ये बता दो, 100 में खरीदा, 121 में बेचा, यानी +21%। तो 100 पर यही है, तो 21% लाभ। तो इसके अंदर तो ए में तो क्या हो गया? आपने आंसर निकाल दिया सर, 21% लाभ। और वैसे ये कह रहा है लाभ ही आना है, लेकिन लाभ प्रतिशत बढ़ते क्रम में। अब देखेंगे भाई कहीं नुकसान घाटा भी हो जाए, तो सर इसके अंदर कैसे करेंगे? बताऊंगा सारे तरीके। दूसरा देखो क्या कहता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी ये कह रहा है एसपी है वो सीपी। क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी यदि क्रय मूल्य 5 है तो एसपी 8 है। भाई क्रय 8/5 है तो क्रय मूल्य यदि 5 है तो एसपी 8। यदि ये कह देता कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना अधिक है, तो ये 5 है तो ये 13 हो जाता। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। और वैसे मान लीजिए आपने ऐसे रख भी दिया है, तो आप चेक कर सकते हो सर 5 का 8/5 कितना होता है? देख लो, 8 ही होता है। अब इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ? 5 में खरीदा और 8 में बेचा, तो लाभ हुआ 5 के ऊपर कितना हुआ लाभ? 3 का लाभ हुआ। इंटू बोलो क्या करोगे? 100। 5 से 100 को
100 को 5 से काटूंगा तो बोलो क्या आएगा, 20, 20 30 60%। इसके अंदर बोलो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 60%। तो इसमें प्रॉफिट क्या आ गया, 60% प्रॉफिट आ गया। क्लियर। अब ऐसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 12 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मैं कह दूं कि 12 सीपी और 8 एसपी ये बराबर है, तो आप क्या करोगे, सीपी के बट्टे में एसपी ले आओ। तो बोलो 8 बट्टे क्या आ गया, 12। सरल करूंगा तो 2 से का 4 से काट दूं क्या, 4 2 8, 4 3 12। इसका मतलब 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो 2 के ऊपर कितना, 1 का फायदा इंटू 100, बोलो कितना आ गया, 50% प्रॉफिट। इसमें क्या आ गया, 50% प्रॉफिट। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, भाई लाभ प्रतिशत जो आया उसको बढ़ते क्रम में सेट करो। तो सबसे कम कौन किसका है, ए का, ए। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद में सी, और सी के बाद में क्या आएगा, बी। ये आएगा इसका आंसर, ए सी बी। किसमें है भाई, ए सी बी, ये लो। क्लियर, ठीक है, आ जाओ आगे। ये लो क्वेश्चन, अपनी अंतरात्मा से और अपने दिल से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से बात करके पूछना कि वास्तव में क्या क्वेश्चन ऐसे पहले देखे हैं क्या, ईमानदारी से बताना। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं पहले। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची। क्या कह रहा है, 25% हानि पर। यदि भी सही 60 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 5% लाभ होता। इसका मतलब 25% हानि पर बेची तो डायरेक्ट करे तो ये लो 75%, टोटल 75% ही प्राप्त कर रहा है। 5% लाभ पर इसका मतलब 105% प्राप्त कर रहा है। तो इनका अंतर कितना है, अंतर 30%। वही तो बात है कि यहां बेचने की बजाय जब 175% की बजाय वो 105% में बेच रहा है तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। बोलो कितने मिलते हैं, 60% अधिक। तो 30% बराबर बोलो कितना, 60 रुपए। 1% बराबर बोलो कितना, 2 रुपए। 100% बराबर कितना, 1% बराबर 2, 100% बराबर कितना, 200 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य तो उसका 200 है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है 200। ये आपका आंसर हो जाएगा, नो डाउट। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25%, 20% और 10% के 3 क्रमिक बट्टे देता है। इसका एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है कि भाई तीनों की जगह क्या लिखा जाए। तो देखिए 25% का मतलब आप जानते हो सर, 1/4। इसका मतलब 4 के ऊपर 1 की छूट, मतलब 4 से 3 ये कर रहा है ऑल ओवर। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 के ऊपर 1 की छूट यानी 4 कर रहा है। 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 की छूट कर रहा है 10 से 9। टोटल यहां काउंट करो, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 10 200, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108। 200 के ऊपर, 200 के ऊपर कितनी ऑल ओवर छूट मिल रही, 108, मतलब 92। भाई 200 के ऊपर 108, 92 की छूट मिल रही है, तो 200 के ऊपर 92 की इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां भाग दूंगा तो बोलो क्या आएगा, 46%। इसका मतलब ये इसका आंसर रहेगा इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों की जगह इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या रहेगा, 46%। यानी आप यदि उसको क्रमिक बट्टा दे रहे हो, पहले 25% डिस्काउंट दे रहे हो, फिर 20% दे रहे हो, फिर 10% दे रहे हो, इसकी बजाय आप एक काम करो, उसको डायरेक्ट 46% दे दो, बराबर बराबर ही है। ठीक, आगे हो। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे कि मान लीजिए 90 रुपए क्रय मूल्य है, 90 रुपए क्रय मूल्य है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ, 90 के ऊपर 90% का लाभ तो 190%, 190/100। 80 के ऊपर है तो 80 पे 80% ही लाभ तो 180/100। ठीक है, और 75 के ऊपर 75% ही लाभ है तो 175/100, और 100 के ऊपर 100% ही लाभ है तो 200/100। भाई 100 रुपए 100% लाभ है, ऐसा बोल रखा है कि क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत का लाभ है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन मिलेगा, 2 जीरो कट गए, 18 इंटू 8 कितने होते हैं, 144।
ये इसका आंसर रहेगा। यदि मान लीजिए ऐसे प्रश्नों के अंदर यदि ये कहता है किसी वस्तु को 144 रुपए, इसकी जगह कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेता, हानि की बात करता, तो उस कंडीशन के अंदर दो उत्तर होते हैं जिनका योग भी 100 होता। ऐसा मेरा करवाया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, ये करो आप, सुमेलित करना है। क्या करना है कि भाई इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। ये कह रहा है 40 मेज बेचने पर 10 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सुनो, ये देखो यहां से करते हैं। 40 मेज बेचने पर यदि मैं कह दूं 40 एसपी, 40 मेज बेचूं और 40 ही खरीदूं, ठीक है, 40 मेज बेचूं और 40 मेज ही खरीदूं, तो कोई प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनेगी। लेकिन ये क्या कहता है कि हानि होती है एक तो, और कितने, 10 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 एसपी। ठीक है, 10 विक्रय मूल्य के बराबर तो 10 एसपी। भाई 10 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर होती है हानि, तो 10 एसपी कर दिए। हानि होती है तो -10 और एसपी। अब वापस बैकफुट पे चले जाएंगे, वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जो अपन ने डायरेक्ट किया था। कैसा अभी देखना, 10 एसपी इधर लेके आता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 50 एसपी बराबर 40 सीपी। फिर एसपी के बटे में सीपी ले आओ या सीपी के बटे में एसपी ले आओ, बस गलत नहीं होना चाहिए। एसपी के बटे में सीपी ले आया, यहाँ 40 है बटे 50 है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। सीपी 5 है, एसपी 4 है, मतलब 5 में खरीदा 4 में बेचा तो 1 का घाटा, 5 में खरीदा 4 में बेचा तो 1 का घाटा इंटू 100। बोलो क्या आ जाएगा, 20% हानि। ठीक है, तो ए के अंदर क्या हो जाएगा, ए में होगा 2 नंबर, ए में होगा 2। क्लियर, ए में क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 900 केले बेचने पर 100 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 900 केले यदि मैं बेचता हूं 900 एसपी और 900 ही खरीदता हूं, तो कोई घाटा मुनाफा होगा क्या, आपको सर नहीं होता। लेकिन 900 केले बेचने पर यह कह रहा है 100 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ के लिए लगाया प्लस 100 केले के विक्रय मूल्य, तो बोलो मैंने क्या कर दिया, 100 एसपी। अब निकाल लो बस, 100 एसपी इधर आएगा, एसपी एक तरफ लेके आएंगे, 100 एसपी, 100 इधर आएगा तो 900 में से घटाऊंगा तो 800 एसपी रहेगा, बराबर क्या रहेगा, 900 सीपी रहेगा। एसपी के बटे में किसको ले आऊं, सीपी को ले आऊं, या 900 है, 900 के बटे में किसको ले जाऊं, 800 को ले जाऊं। क्लियर, अब देखो, 20 8 में खरीदा 9 में बेचा, यही तो बात है। ठीक है, 8 में खरीदा 9 में बेचा, तो 8 के ऊपर 1 का फायदा इंटू, बोलो क्या कर दिया, 100 कर दिया। 4 से काट देता हूं, 4 दूए 8, 4 से काट दिया 25, बोलो कितना आ गया, 12.5% लाभ, 12.5% लाभ। तो 12.5% यानी बी में 1 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा। अब सी आप निकालना, तो सी का तो कन्फर्म पता चल गया भाई, 2 1 आ गया, 3 बचा है, 3 20% आनी, ये तो आना ही है। ठीक है, अभी आप निकाल के चेक करना साथ साथ में। तो 2 1 3, 2 1 3 मतलब ए में 2, बी में 1, सी में 3, 2 1 3, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अगला देखो क्या कह रहा है, एक ऑप्शन डी आगे जा रहा है, वो देख लेंगे, बैठ रहा है। क्या कहता है, अभी कथन ए, यदि राजेश ने एक पुराना स्कूटर 6000 में खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, फिर उसे 7020 रुपए में बेचा, तो उसे लाभ 8% हुआ। चेक करते हैं, देखो क्या कहता है। एक पुराना स्कूटर 6000 में खरीदा, ठीक है, 6000 में तो इन्होंने खरीदा, मरम्मत 500 रुपए खर्च किए, इसका मतलब ये भी ऊपर लगेगा, तो बोलो 500, बोलो कितना, 6500 में, टोटल तो उसके 6500 लग गए। 7020 में बेच रहा है, तो 6500 तो उसके टोटल खर्चा ही पड़ गया। इसमें 7020 में बेच रहा है, बोलो 520 रुपए क्या है, बेनिफिट मिल रहा है, इंटू बोलो 100। अब चेक कर लो ये 8% आता है कि, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 13 से काटूंगा 13 5 65, 13 से काटूंगा 13 4 52 39, 40 के अंदर 5 का भाग दूंगा, 8% प्रॉफिट। इसका मतलब पहली बात तो सही है, कथन तो सही है। अगला क्या कहता है, वस्तु को लाने ले जाने या ठीक करवाने पर आया अतिरिक्त खर्च हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। बिल्कुल ये बात सही, व्याख्या भी करता है इसकी, सही तो है ही, लेकिन इसकी व्याख्या करता है, क्यों करता है व्याख्या, क्योंकि क्योंकि
यहां जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अपन ने यहां काम में लिया है, तब व्याख्या करता है, ध्यान रखना। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ए। क्लियर? ठीक, आ जाओ। थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है लेकिन गलती से हो गया ये। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का। विक्रय मूल्य और लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ये इसने दे रखा है। ये कह रहा है एसपी और सीपी का अंतर 200 रुपए, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। लाभ 25% है, एसपी 1050 है। तो बताओ पहला सही है नहीं? लाभ कितना होता है? 25%। देखो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? 1/4 है या नहीं? बिल्कुल है। अब देखो 1/4 है, तो इसका मतलब 4 में खरीदा और बेचा कितने में? 5। लाभ 25% है, इसका मतलब क्या है? 1/4 यानी 4 में खरीदा, बेचा कितने में? 5 में। अब ये क्या कहता है साहब? ये तो है अपना सीपी और ये क्या है? एसपी। ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ? 1 का। ठीक है। अब ये कहता क्या है? ये कहता है विक्रय मूल्य कितना है? 1050। ठीक है। तो मैं कह दूं 5 के बराबर कितना? 1050। तो 1 बराबर कितना आएगा? 210। और ये एक ही क्या है? लाभ है। और ये क्या कहता है? लाभ 210। इसका मतलब पहली बात तो सही है। दूसरा क्या कहता है? सीपी का 3/5 भाग एसपी के बराबर है, तो हानि कितनी होगी? 40%। देखो सीपी का 3/5 भाग एसपी के बराबर है, इसका मतलब सीपी बटे एसपी क्या आ गया? एसपी बटे में आ गया, 5 इधर चला गया, 3। ठीक है। तो इसका मतलब सीपी तो 5 है और एसपी 3 है, मतलब 5 में खरीदा, 3 में बेचा, तो 5 के ऊपर 2 का घाटा इंटू 100। 100 को 5 से काटूंगा तो 20 बार, 20 इंटू 2 40, 40% हानि। तो इसका मतलब ये क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है कि यदि ऐसा है तो हानि 40%, ये भी सही है। तीसरा देखो, 18 रुपए में एक कलम बेचने पर सीपी के 1/10 भाग के बराबर हानि होती है, और सीपी है 20। अब एक बात हो, सीपी 20 है और ये कह रहा है 18 रुपए एसपी है, बेच रहा है एसपी 18। अब एक बात बताओ, 20 रुपए में खरीदा और 18 में बेचा, तो नुकसान कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। ये कहता है भाई हानि होती है वो सीपी का 1/10, तो 20 का 1/10 कितना होता है? 2 ही तो होता है। इसका मतलब ये बात भी सही है, तीनों ही सही है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिए और ये ट्रेंड भी चल रहा है। उपरोक्त उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका मतलब अपने को देखना है 1 2 3 सही है। बोलो क्या है? 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है, ये है आपका। ठीक है। एक कॉल आ रहा है या क्या आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करो तब तक। 1 मिनट। एक विद्यार्थी 10 कॉल कर चुका है, मैं बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन देखो आप तब तक।
चाहता हूँ, आपका 1 मिनट का समय लिया थोड़ा सा। एक दुकानदार 20% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा? अब सुनो मेरी बात, सीधी सी बात है। छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। लाभ किस पर कमाया जाता है? सीपी पर। तो एमआरपी पर 20% छूट देने का मतलब आप जानते हो, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 का छूट दे दिया, मतलब 4/5 बराबर। ये किसके, ये छूट देकर जो ये प्राप्त हुआ, ये क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। तो क्रय मूल्य 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। लाभ है 10 के ऊपर 3, मतलब 13/10। और वैसे भी यदि आप करते तो 130% करते, तो 130/100 तो 13/10 ही होता है। ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, ये जो मैं लिखता हूँ, ये आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आती है, मतलब ताकि आपका समय बचे। ठीक है, अपन पहले से ही सिरे से ही हटा देते हैं। ठीक है, ताकि फिर आगे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती नहीं है। अब सुनो मेरी बात, 5 से काट दूं 2 बार। ठीक है, एमआरपी के बटे में क्या ले आऊं? सीपी। ऊपर तो 13 पड़ा ही है, ये 4 नीचे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ये आ गया आपका। अब ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा? क्या? एमआरपी। तो क्रय मूल्य से 5 बढ़ाकर लिखा है भाई, 8 के ऊपर कितना बढ़ाया इसने? 5 बढ़ाकर लिखा है, इंटू 100। 4 से कट जाएगा, 4 दूए 8, 4 से काटा 25, 25 इंटू 5 125, 125/2, जो कि आ गया 62.5% बढ़ाकर लिखना होगा। आंसर ये रहा। शायद इसमें तो आपको मौका भी दिया था थोड़ी देर रुकने का, तो आपने कर दिया वो सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों उनके समतुल्य बट्टे के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। इनका समतुल्य बट्टा निकालो और बढ़ते क्रम में करो। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपके 2-5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी देने चाहिए। और यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो 9812398103, 988103, ये मेरे नंबर है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन वो भेज सकते हो कि सर ये आपने क्वेश्चन हमें होमवर्क के लिए दिया था और मेरे से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने निकालना आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि आपका भी अभ्यास करवाना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे निकाल के देंगे और देखना। ठीक है, आगे आ जाओ। सुनीता ने कुछ टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, उन्हें 4 में 5 के भाव से बेच दिया। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन भी करवाया है मैंने आपको। सीपी एसपी, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, तो इसका मतलब रुपए तो ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे। फिर बाद में 4 में 5 के, 4 रुपए में 5 के भाव से तो 5 भाग दे दिए। बोलो कितना आ गया? 25। बोलो कितना आ गया? 16। 25 के ऊपर 16, 25 के ऊपर 16 यानी 25 के ऊपर 9 का नुकसान, इंटू 100। 25×4 100, 9×4 36%। 36% हानि होगी, जो कि आपके विकल्प बी में है। क्लियर? चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। आप कैसे करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको चुटकियों में करना बता दूंगा इसको, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी ताकि उसे 25% की हानि हो? अब एक बात बताओ, 1 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदता है यानी सीपी है, और सीपी क्या है अपने आप में? 100%। 25% की हानि हो, बेचे, कितनी बेचे? तो इसका मतलब वो क्या कितना चाहता है? 75% का मान चाहता है। इसका मतलब आपको पहले 100% का मान दिया हुआ है भाई। सीपी है, भाव क्या है? 1 रुपए में 24, भाव कैसे लिखते हो? 1/24 ऐसे लिखते हो। अरे भाव ऐसे ही तो लिखते हो, अभी बताया था आपको स्टार्ट में कि रुपए ऊपर आते हैं, वस्तुओं की संख्या नीचे आती है, या फिर हो सकता है वस्तुओं का वजन। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए आपको ये कह दूं कि आप 1000 रुपए में 10 किलो चावल खरीद के लेके आते हो, तो 1000 रुपए कर रहे हो, और 10 किलो चावल 10 kg, तो ये भाव ही तो है। रुपए ऊपर लिखे, वजन नीचे लिखा। अब मान लीजिए मैं कहते 1000 रुपए में 10 पेन लेके आ रहे हो, तो 1000 रुपए ऊपर नीचे 10 पेन, 100 रुपए पर पेन के। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो ये बताओ, ये सीपी, ये भाव है, ये 100% है। 100% बराबर, 100% बराबर है 1/24। अब शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ 75% का मान निकालना है। यदि मैं 1% का मान निकालूंगा तो 1/24, और 100 इसके बटे में भी जाएगा। मुझे चाहिए 75% का, ताकि क्या हो? 25% की हानि हो। लिखा है इसने। यदि 25% लाभ पूछता तो 105% की 125 की निकालते हैं। 1/24 इंटू
100। ये तो 1% का मान था, 75 का निकालना है। ये लो 75। अब जरा देखो, 25 से काटूंगा 25 4 100, 25 से काटूंगा 25 3 75, 3 से काटूंगा 8, यानी 1/32। 1 रुपए में 32 बेचनी होंगी, 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचनी होंगी, तब जाके उससे 25% का लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, बताना कमेंट करके कैसा लगा क्वेश्चन। राम ने एक वस्तु को शाम को 20% लाभ पर, फिर शाम ने राधा को 25%, राधा ने 1200 रुपए दिए, तो राम का क्रय मूल्य। राम का क्रय मूल्य, तो पहले मैं क्रय मूल्य ले लेता हूँ राम का। इसने 20% लाभ पर, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 का फायदा, 6/5 इंटू 25% लाभ मतलब 1/4 होता है, 4 के ऊपर 1 का लाभ यानी 5/4, बराबर बोलो कितना, 1200। क्लियर? ठीक है, अब देखो साहब, 6 5 30 होता है, 30 से काटूंगा तो 40 हो गया डायरेक्ट। टीपी बराबर 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 40 800। 800, चलो, कोई टेंशन है क्या? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, सिंपल स्तर के भी पूछता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वो 25% लाभ कमा जाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? यदि मान लीजिए मैं कह दूं कि 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह वो 1000 ग्राम ही बेचता है, 1000 ग्राम बोले 1000 ग्राम ही बेचे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये कहता है इसकी जगह ये कितना तोलेगा, ताकि यहाँ लाभ कितना हो जाए, 25%, 25% लाभ हो, ये तो निकालना है। अब आपको यही तो वैल्यू निकालनी है कि भाई इसकी जगह कितना तोलेगा। तो एक बात तो 25% लाभ, 25% का मतलब हो गया 1/4। यदि ये 4 है तो ये 5, सीधी सी बात। 5 बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 200। 5 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर 200, और 4 बराबर, 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 800। तो आंसर क्या आ गया, 800 ग्राम। क्लियर? और ऐसे भी देख लो, चाहे 800 ग्राम के ऊपर, 800 ग्राम के ऊपर 1000 ग्राम बोल रहा है, 200 का फायदा इंटू 100, 2020 2 से काटा 4, बोलो कितना, 25% लाभ। और आपका क्या ना 800 ग्राम। लेकिन आपको ये तो मैंने उल्टा सिद्ध करके बताया, जबकि मैंने तो सीधा बता रखा है, आपको सीधे तरीके से करना है। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4000 का सामान खरीदता है, वह उसका 4/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है, शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सौदे पर 20% लाभ हो? यानी वो कितने का खरीदता है, 4000 का सामान खरीदता है, 4/5 भाग, इसका मतलब टोटल भाग है 5, टोटल 5 है, 4 भाग बेच रहा है, इसमें से 4 भाग बेच रहा है, बचा कितना, 1 भाग। और वैसे यदि निकालूंगा तो 5 बराबर 4000, 1 बराबर 800, तो ये तो 3200 रुपए हैं, और ये 800 रुपए हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 भाग बेच रहा है, ठीक है, 4 भाग बेच रहा है किसके ऊपर, 10% लाभ पर। मैं सीधा ही करवा दूंगा, ये जो 1 भाग है ये कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने लाभ पर बेचे, ये तो कह रहा है। और कुल सौदे पर 20% लाभ, इसका मतलब 5 है टोटल, तो 5 पर 20% लाभ, तो बोलो 5 इंटू 20 बराबर बोलो 100%, बोलो टोटल बोलो और 100% लाभ होना चाहिए। ये 10% लाभ, 4 10% लाभ पर 4 भाग बेच रहा है, तो यहाँ टोटल लाभ कितना हुआ, 40% लाभ। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, 60% लाभ। सर यहाँ 60% लाभ डायरेक्ट आपने कैसे कर दिया, ये 40% लाभ है, तो 60 इंटू 1 60, टोटल बोलो और मुझे 60% करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 100% लाभ हो रहा है, जब 40% यहाँ लाभ हो गया तो यहाँ 60% लाभ लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 इंटू 60 60 ही आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 30 आता, तो 30% लाभ होता अनुसार। ठीक है, अनुसार आपका ये होगा। बताओ, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, मैंने 4 काम में नहीं लिया। ठीक है, आगे आओ अगला क्वेश्चन। मुफ्त वस्तुओं की योजना के संदर्भ में सत्य कथन चुने। क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री। पढ़ते हो ना ऐसे, किसी मॉल में जाते हो, सर बाई 5 गेट 4, इस तरीके से। इसका मतलब बाई 3 3 खरीद रहे हो, गेट 1 1 फ्री मिल रहा है। तो आप बताओ टोटल कितने लेके आए हो, 4, 4 के ऊपर 1 फ्री मिल रहा है इंटू 100, बोलो कितना आया, 25% लाभ है। ये बात इसकी सत्य है, 25% की छूट मिली है एक तरीके से, 25% की छूट, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है मॉल में, तो इसका मतलब ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है, 5 खरीदे और 4 फ्री। ठीक है,
5 यदि आप खरीदते हो तो 4 फ्री मिलते हैं, तो टोटल तो कितने 9, फ्री कितने मिल रहे हैं 4 इंटू बोलो क्या हो गया 100, बोलो कितना 400/9%। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बोलो क्या आएगा 9 4 36, 4 बचा 40, फिर 9 4 36, 4 बचा 44, सही 4/9% की छूट है। जबकि ये कहता है यदि ये कंडीशन आती है यदि आप 5 खरीदते हैं 4 आपको फ्री मिलते हैं उस पर, तो 80% की छूट। नहीं, ये बात गलत है, यानी ये क्या है गलत है। क्लियर? ठीक। तीसरा देखो, अब सीधी बात है दूसरा गलत है तो काट दो, दूसरा गलत है इसमें, दूसरा गलत है इसमें, दूसरा गलत है इसमें, दूसरा गलत है, आंसर तो यही होना है। ऐसे भी किए जाते हैं क्यों? देखो मैंने तीसरा हल ही नहीं किया अभी तक, मैंने डायरेक्ट देख लिया इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें 2 है, काट दो, तीसरा सही है। देखो बाई 2 गेट 1 फ्री, टोटल 3 लेके आ रहे हो, 1 फ्री मिल रहा है इंटू 100, 100/3% यानी 33 सही, 1/3% की क्या है छूट, तीसरा सही है। जबकि अपन ने तीसरा बिना निकाले ही कर दिया। तो ये तरीके आपको भी पेपर में आने चाहिए, ठीक है। मैं कहीं फालतू में यूं ही माथापच्ची नहीं कर रहा हूं कि आप सोच रहे हो, मेहनत करके बड़ी शिद्दत के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आप भी बिल्कुल कतई कोताही नहीं बरते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा गया, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि, पूरे सौदे का वास्तविक परिणाम बताओ। सुनिएगा, 10% लाभ कह रहा है, 10% हानि, प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, ठीक है। तो आप जानते हो कि सर सीपी और एसपी लिखो इस तरीके से। 10% का मतलब क्या होता है सर 1/10 होता है, इसका मतलब 10 में खरीदा, लाभ हो रहा है पहले तो 11 में बेच दिया, फिर 10 में खरीदा 9 में बेच दिया। सर ऑल ओवर यहां मिलाकर ये पहली वस्तु है ये दूसरी वस्तु है, ये कह रहा है प्रत्येक को 990 में बेचा, प्रत्येक को कितने में 990 में बेचा, या एक को 11 में बेच रहे हैं एक को 9 में बेच रहे हैं, इसका मतलब बात तो सेट नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य अलग अलग हो गए जबकि क्रय मूल्य बराबर है, जबकि ये प्रश्न आपका कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको 9 से गुणा कर दो और इसको 11 से कर दो। 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 9 99, फिर 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 9 99, ये आया है वो लोग टोटल मिला के। और अपन कह रहे हैं दोनों वस्तुओं को 99 में बेच रहा है, एक है प्रत्येक को 990 में बेच रहा है, तो लगा दो ना यहाँ 0 0, ये लो। कहाँ दिक्कत आई? कहीं दिक्कत ही नहीं आई। और यदि आप 0 0 नहीं लगाते, 99 और 99 198 करते, इधर 200 करते, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन सीधा 0 लगाने से काम ही बन रहा है तो लगा दिया। और ये कितना 0 9 9 18 9 9। अब ये कहता है ऑल ओवर पूरे सौदे में देख लो 2000 के ऊपर कितने का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, 20 रुपए का, 20 रुपए की हानि। परसेंटेज में निकाल ले तो परसेंटेज में भी निकाल सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? आ जाओ आगे, ये लो। सलीम ने 0.90 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे, रास्ते में 20 अंडे टूट गए, उसने शेष अंडों को 1 रुपए 20 प्रति अंडे की दर से बेचा, लाभ या हानि प्रतिशत। देखो कितने अंडे खरीद पाता है वो, 144 अंडे खरीद रहा है, कितने रुपए के हिसाब से 0.9 के हिसाब से करो टोटल उसे। अरे भाई ऐसे नहीं करने का, दशमलव आ जाएगा ऐसे करते ही। 0.9 से टोटल लागत देखो, 9 4 36 का 6 3, फिर 9 4 36, 36 और 3 39 का 9 बचा 3, 9 1 और 9 3 12, यहाँ आ गए। ये रुपए क्या है उसकी लागत है, मतलब ये क्या आ गया उसका सीपी आ गया। क्लियर? अब कह रहा है कि 20 अंडे रास्ते में टूट गए, तो बचे अंडे कितने भाई 124, 124 अंडे बचे, उसे 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से प्रति अंडे की दर से खरीद रहा है। मैं इसको 1.2 ले लूं तो भी कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 12 से गुणा करता हूं, 12 4 48 का 8, 12 4 48 का 8 बचा कितना 4, 12 इंटू 12 144, 144 और 4 कितने होते हैं 148, दशमलव आएगा यहाँ पे, ये लो, ये इसका क्या आ गया एसपी आ गया। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे कि 129 रुपए 6 में खरीदकर 148 रुपए 8 पैसे में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है लाभ होनी है, तो दोनों आने के तो काट दो, ठीक है। 129 रुपए 6 पैसे, 129 रुपए 60 पैसे, ठीक है, 6 नहीं होते 129 रुपए 60 इंटू। अब यदि आप इसमें घटाना चाहते हो तो ये लो भाई 129.6 घटा दो, 2 आ गया, 18 में से 9 गया 9, 13 में से 12 19.2, ये लो 19
इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है। अब देखो दशमलव हटा दो, दोनों यहाँ। अब एक काम करो, 2 से काटे, चलो 2 से काटे, 9 दुए 18, 6 दुए 12, 2 से काटे, 6 दुए 12, 4 दुए 8, 48, ठीक है। और फिर 4 से कट जाएगा क्या, 16 4 64, 4 से कट रहा है, देखो 24 4 96, 16 4 64, ये कट गया, ठीक है। फिर 4 से कट रहा है क्या, 4 4 नहीं, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, फिर देखो 8 दुए 16 81, 2 से कटा 12, फिर 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 4 तिये 12, 3 से कटा 27 तिये 81, फिर नहीं कटेगा। तो ये आ गया आपका 400/27, ठीक है। तो 27 एकम 27, ठीक है, बच्चा कितना 13, 130 हो गया। अब भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, नहीं 4 बार चला जाएगा, 108 बच्चा 22, आगे कितना हो गया 220, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 25 8 200 और 16, ठीक है, 14.8% लाभ आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। और वैसे भी 14 आते ही आप तुरंत क्लिक करते हो ऊपर, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 1000 रुपए की वस्तु पर दो विकल्प उपलब्ध हैं, 30% का एकल बट्टा, दूसरा है 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टे। दोनों स्थितियों के बीच अंतर के संबंध में सही कूट चुने। एकल बट्टा ये जो दिया है ये ग्राहक के लिए बेहतर है, दोनों स्थितियों में 20 रुपए का अंतर है, क्रमिक बट्टे की प्रभावी दर क्या। तो सुनो भाई, पहले इसको करो। एक बट्टा दे रखा है 10%, एक दे रखा है दोनों 20%, तभी तो पता चलेगा भाई ये तो ऑल ओवर 30% मिल रहा है एकल बट्टा, लेकिन यहाँ जो ये बट्टा मिल रहा है इसकी जगह दोनों की जगह एक निकालो ताकि हमें पता चले कि भाई कितना ऑल ओवर समतुल्य बट्टा इसका क्या आ रहा है। तब अपन बताएंगे कि भाई कौन सा एकल बट्टा ग्राहक के लिए बेहतर है या नहीं, ठीक है। तो जब 10% का निकालें 10 से 9, भाई 10% का 1/10 होता है, 10 से 9, 20% का 1/5 होता है, मैंने 5 से 4, 10 इंटू 5 50, 9 4 36, यहाँ ऑल ओवर देख लो 50 के ऊपर 14 इंटू 100, बोलो 28% है। मतलब इन दोनों की जगह आप यदि लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो 28%। इसमें ग्राहक को 30% की छूट मिल रही है, इसमें ग्राहक को 28% छूट मिल रही है। ग्राहक के लिए बेहतर कौन सा है, एकल बट्टा ग्राहक के लिए बेहतर बेहतर है, बिल्कुल भाई सही है, क्योंकि यहाँ 30% छूट मिल रही है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, दुकानदार के लिए एकल बट्टा दुकानदार के लिए बेहतर है, नहीं साहब, एकल बट्टा दुकानदार के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि दुकानदार के तो यहाँ 30% छूट दे रहा है, तो दुकानदार को तो पैसे कम मिल रहे हैं। दुकानदार के लिए तो 10% और दो, दुकानदार के लिए ये ऐसे आएगा, कर्मिक बट्टा दुकानदार के लिए बेहतर है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, कर्मिक बट्टा, कर्मिक बट्टा दुकानदार के लिए बेहतर है, दुकानदार के लिए बेहतर है। ऐसे भी आते हैं, लेकिन मैं आपको कहीं झुकने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है ना, पढ़ लोगे ना अच्छे से, झुकने नहीं दूंगा। दोनों स्थितियों में 20 रुपए का अंतर। अब सुनो, यहाँ 30% है, यहाँ 28% है, कितने का अंतर है भाई, 2% का अंतर। तो 1000 का 2% कितना होता है, 1000 का 2%, 1000 का 2% 2/100, 20, बिल्कुल, इसका मतलब ये बात भी सही है। कर्मिक बट्टे की प्रभावी दर 28%, हाँ बिल्कुल, कर्मिक बट्टे की प्रभावी दर या फिर होता है समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा एक ही बात है, प्रभावी दर बोलूं या समतुल्य बट्टा बोलूं, 28% है, दोनों की जगह 28% लिख सकते हो। तो ये भी सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, आंसर होगा आपका ये। मजा आया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 452 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी यहाँ जो लाभ होता है यहाँ जो हानि बराबर हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ऐसा करते हो, 524 452, 4 2 6 5 2 7 5 4 9, 976 के अंदर 2 का भाग देते हो, सर 488 रुपए हम निकाल देते हैं, बिल्कुल आप निकाल देते हो, सही है। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सर ये तो रटने वाली बात नहीं होगी। तो सुनो बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं कि 524 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ होता है, मैंने कह दिया कि लाभ एक्स होता है, ठीक है। 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वो भी होती है एक्स। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ऐसी तो कंडीशन है। अब एक बात बताओ मुझे कि लाभ, क्रय मूल्य बताएं, लाभ एक्स होता है और
क्रय मूल्य मान लेता हूं सीपी। अब एक बात बताओ, पहले जो लाभ होता है और इधर हानि होती है, ये बराबर ही तो है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो मतलब विक्रय मूल्य यहां ज्यादा है, 524 रुपये है। भाई विक्रय मूल्य क्या है? 524 रुपये है। और इसमें से क्या घटाना पड़ता है? लाभ होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो होता है भाई लाभ। तो विक्रय मूल्य 524 है, क्रय मूल्य कितना है? सीपी मान रखा है, ये लो। हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य क्या हो? ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, यानी सीपी माइनस। हानि क्या होती है? सीपी माइनस एसपी। ऐसे ही तो होती है। तो सीपी लिख दिया, एसपी कितनी है? 452। बस ये है इसका बेसिक। जबकि ये है रटी रटाई चीज, लेकिन मैं कहता हूं ये तरीका आपको यहां काम में ये नहीं लेना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजिंग कर दिया ना, तो आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपने को ऐसा काम नहीं करना है। अब सुनो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे सीपी निकालना है, तो एक काम करो, इस सीपी को इधर ले जाऊं तो माइनस का सीपी इधर जाता है, ये 2 सीपी हो गया। ये 452 इधर आएगा, 452 आते ही इधर जोड़ देंगे तो 976 हो जाएगा। सीपी बराबर क्या हो? भाग देंगे तो 48 2 96, एक 488 आ गए। ये लो, ये होता है साहब तरीका। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आ जाओ। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो लागत कीमत ज्ञात करो। आपका आंसर तो 650 आना है। आप इसका अ, आप खुद निकालें होम। अब आप इनको जोड़, 600 और 700 को जोड़कर आधा कर रहे हो, 1300 का आधा 650। आपको वैसे करना है जैसे मैंने बताया पीछे वाले। आओ, एक या दो क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, उसका मैं बता दूंगा, तो वो अपन छोड़ देंगे ना। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को एसपी का 25% बताता है, ये आ गया क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात। ये क्या कहता है कि विक्रय मूल्य पर आधारित गणनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को एसपी का 25% बताता है। हानि, लाभ एवं हानि कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं निकाली जाती साहब, क्रय मूल्य पर निकलती है। तो सर ये क्या हो गया? एक बात बताई थी कि जब आपको लाभ या हानि कुछ भी नहीं बोले तो अपन क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न के अंदर आपको दे देगा कि विक्रय मूल्य पर है, तो उस कंडीशन के अंदर 25% बताता है। इसका मतलब समझे क्या रे? 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब ये 4 अपन एसपी मानेंगे, अब विक्रय मूल्य मानेंगे। भाई 4 विक्रय मूल्य है, ये एक हानि है। हानि बता रहा है क्या? हानि है। तो मुझे बता दो कि तो एससीपी क्या होगा यहाँ पे। और पहले अपन यदि मान लीजिए कहता कि कोई व्यक्ति अपनी हानि को 25% बताता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसको सीपी मान रहे हैं। लेकिन इसने कहा कि एसपी का 25% बताता है, तो 4 क्या है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एक हानि। आप किसी वस्तु को 4 रुपए में बेच रहे हो और उसमें भी 1 रुपए घाटा लग रहा है, इसका मतलब 5 में खरीदी होगी। 5 में खरीदी होगी, ठीक है। तो उसकी वास्तविक हानि, अब सुनो ये वास्तविक हानि ध्यान से बता रहा हूं, ठीक है। वास्तविक हानि देखो, अब रियल हानि किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4 है, यानी 1 रुपए का घाटा लग रहा है इंटू 100। वास्तविक तो ये होगी भाई। तो इसका मतलब ये पहली बात तो सही है। क्लियर? दूसरा क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ को एसपी का 20% बताता है। अरे ठीक बात है, एसपी का 20% बताता है, इसका मतलब मैं आपको कह दूं 20% का मतलब 1/5 है। ठीक है, तो ये तो क्या है साहब? एसपी। लाभ बताता है, तो बोलो ये क्या है? लाभ। तो मुझे बता सकते हो क्या? तो सीपी कितना होगा? आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें भी आपको 1 रुपए का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब आपने 4 में खरीदी होगी। 4 में खरीदी, 5 में बेचा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो रियल प्रॉफिट, रियल लाभ देखेंगे, तो रियल लाभ तो क्रय मूल्य पर निकलेगा। क्रय मूल्य 4, 4 के ऊपर 1 का लाभ इंटू 100। बोलो कितना आ गया? 25%। 25%। क्लियर? ठीक है, अगला देखो। वास्तविक लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। बिल्कुल, वास्तविक जो रियल होती है वो तो वास्तव में रियल जो प्रॉफिट लॉस होता है वो तो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कह दे वो
विक्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य पर जो निकालते हैं वो रियल नहीं होती, वो काल्पनिक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 सही है, तो डी इसका ऑप्शन ऐसा ही है, 1 2 3 सही। आगे ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा आपको, डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना चाहिए 1 2 3 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4000 4/5 भाग, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, अभी पहले रिपीट हो गया है। ठीक, इसको मैं काट ही देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने करवाया, लेकिन फिर भी मैं, नहीं वो तो एक बढ़ते क्रम में पूछा था, ये मैं आपको करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है कि भाई सुमेलित करना है, तो आप 10%, 20%, 30% का कैसे हटाओगे? 10 से 9, भाई 10%। अब देखो, जल्दबाजी किया करो थोड़ा सा। 10% का 1/10 यानी 10 से 9, 20% का 1/5 यानी 5 से 4, 30% का मतलब 3/10 यानी 10 से 7, ऐसे किया करो। 10 × 10 100, 100 × 5 500, 9 × 4 36, 36 × 7 करना है ना, तो 6 7 42 का 2, 4 7 21 4 25 आ गया। अब देखो, 500 के ऊपर कितने का है रे? 252, तो इसका मतलब 248 इंटू 100, 2 जीरो काट दो, भाग देंगे तो 24 के अंदर 5 का भाग दिया तो 5 4 20, बचा कितना? 4 48, 9 5 45, बचा 3 30, 49.6। इसके बराबर ये होगा 49.6। ए में 2 है, ए में 2 है, आगे देखना कोई में ए में 2 है क्या? ए में 2 ये भी है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, ये तीसरा कट गया और ये दूसरा कट गया। अब ये और देख लो, एक सी देखो एक बार, क्योंकि सी छोटा है ना थोड़ा सा। ठीक है, सी देखें, 20%, 1/5 होता है, मतलब 5 से 4, 10%, और शायद आपने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, 28% आता है इसका, 10 से 9, 10 × 5 50, 9 4 36, 50 के ऊपर 14 इंटू 100, 28% आएगा इसका। तो 3 के अंदर क्या आ गया? सी में क्या आएगा? 3, सी में 3, और बी में फिर बचा 1, बी में 1 आ जाएगा, तो आंसर आपका यही आना है। हो गया। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से होते हैं, जब आप कर लेते हैं, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने कर लिया अच्छे से, फिर आपकी समस्या नहीं आएगी। देखो, अभी कथन क्या है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी खर्च 20 है, तो उसे 120 में बेचा। भाई 80 है, 20 खर्च हो गया, ओवरहेड हो गया, तो बोलो 100 रुपए। फिर उसको 120 में बेचा, 100 की बजाय 120 में बेच दिया, सीधी सी बात है 20% लाभ होगा, इसका मतलब ये बात सही है इसकी। ठीक है, क्या है, वस्तु पर आया अतिरिक्त व्यय, मरम्मत, परिवहन हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। अपन ने देखो यहाँ 80 के अंदर ये जो क्रय मूल्य था इसमें ही तो जोड़ा था, तो इसका मतलब आर बात भी सही है, और इससे रीजन को अपन इसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ देखो 80 के अंदर क्या जोड़ा, अब देखो 80 के अंदर क्या जोड़ा, 20 जोड़ा। ठीक है, यानी ये क्या था, क्रय मूल्य, ये क्या था, लागत, यानी अतिरिक्त लागत। और ये क्या कर रहा है, देखो, वस्तु प्राय अतिरिक्त व्यय क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये यहाँ इसने काम में लिया है, व्याख्या कर दी इसने। ठीक है, यहाँ मैं 100 डायरेक्ट लिख रहा था, इसने व्याख्या कर दी कि साहब आपने जोड़ा है, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखा करो, कई बार ए व आर दोनों सही है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें ये बात ऐसे बोलता, अभी कथन ए दे दिया, आर में ऐसे दे देता कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु पर 10% लाभ हो, दूसरी वस्तु पर 10% हानि हो, तो इस स्थिति के अंदर नए लाभ और नए हानि होगा। कारण में दे देता, तो कारण होता तो सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वो इस बात से लिंक ही नहीं है। ठीक है, आप क्योंकि लगा लें या इसलिए लगा लें, ऐसे भी कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य ऐसी है, ऊपरी खर्च 20 रुपए है, उसके ऊपर 120 में बेचा जाए, 20% लाभ होगा, क्योंकि वस्तु प्राय अतिरिक्त व्यय हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ऐसे कर सकते हो। आगे देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 20% हानि, वह उसे 100 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 5% लाभ होता। सुनो, करवाया है ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ के नंबर अलग हो सकता है। 20% हानि का मतलब वो क्या कर रहा है, 80% में बेच रहा है। 5% लाभ का मतलब वो कितने में बेच रहा है, 105% में बेच रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 25% अंतर। वो 80% में बेचे और उसकी बजाय 105% में बेचे ना, तो उसे 100 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब 25% बराबर, 25% बराबर 100, 1% बराबर 4, 100% बराबर 400।
क्लियर? ठीक है, आगे आओ अगला। राहुल ने 25 रुपए में 20 की दर से पेन खरीदे, उन्हें 18 रुपए में 15 की दर से बेच दिए। तो एक बात हो, लाभ या हानि निकाल देंगे। सीपी निकालो, एक तरफ एसपी निकालो। 25 रुपए में 20 की दर से तो रुपए ऊपर, पेनों की संख्या नीचे। बेचे क्या? 18 रुपए में 15 की दर से, तो 18 ऊपर 15 नीचे। करो कैलकुलेशन। 18 इंटू 20, ये तो आ जाएंगे 360। 25 इंटू 15 तो 375। अब एक बात हो, हानि होती है ना, तो इसके लाभ को काटो। ठीक है, हानि 375 पर कितनी भाई? 15 की, इंटू क्या कर दो 100। तो 15 से इसको काट दो, 15 दुए 30, 57, 75, 15 5 75, 25 से इसको काटा 4% आने। क्या गया आंसर? बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, एक दुकानदार 1 रुपए में चॉकलेट खरीदता है। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बढ़ते क्रम में? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। ये क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत तो आएगा ही आएगा, लेकिन बढ़ते क्रम में। अब कुछ के अंदर यहाँ लाभ है, ठीक है ना, मैं हालांकि इसको काट रहा हूं, पेपर के अंदर आपको ये नहीं देगा, ठीक है ना। पेपर के अंदर आपको कतई नहीं देगा भाई साहब ये, ठीक है ना। कभी नहीं देगा कि ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी, आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। ये कभी भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे। हानि प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, यानी ये क्या कह रहा है, देखो ये कहता है यहां कम हानि। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अधिक हानि। ऐसे कह रहा है कि भाई ऐसे लिखो आप, और जहां क्या आना है भाई, ए बी सी है, उसमें कम हानि अधिक हानि तीनों के उत्तर आने हैं। अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे भाई, इसकी कितनी हानि निकल कर आती है, ठीक है। अब देखो, 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचे, और पहले क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितनी, अब ये कह रहा है 1 रुपए में 24 खरीदी। 1 रुपए में 24 खरीदी, तो 1 रुपए में 24 खरीदी, तो इसके लिए सीपी है, और सीपी क्या होता है अपने आप में 100%। क्लियर? अब ये क्या चाहता है कि 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचना चाहता है। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचना चाहता है, तो अब आप सोच सकते हो क्या कि 100% बराबर 1/24, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, 1/32 बनाना है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा है कि 75% होता है, ठीक है, 75%। लेकिन मैं आपको तरीका भी बताऊंगा भाई, 75% ऐसे ही तो होता है, 1/100 इंटू 24 इंटू 75, ये तो आपने निकाला है अभी पहले, थोड़ी देर पहले निकाला है। 25 से काट दिया 25 400, 25 से काट दिया 25 3 3 से 8, 1/32। तो यहाँ आपने देखा क्या कि हानि कितनी हो रही है, 25%। सर आपने तो उल्टा करके बता दिया, बिल्कुल बता दिया, 25%। मैं आपको एक एक चीज तसल्ली से बताऊंगा। बोलो कितना हो, 25। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 40, 1 रुपए में 40 खरीदी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सुनो, और अच्छा तरीका है, ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया उस तरीके से। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचना, 1 रुपए में 24 खरीदना। अब सुनो मेरी बात, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे सर, जो हम करके आए हैं, सीपी एसपी। सीपी क्या है, 1 रुपए में 24 खरीद रहा है, 1 रुपए में 24 खरीद रहा है, ये लो। अरे भाई 1 रुपए में 24 खरीद रहा है, एसपी 1 में 32 बेच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 32 आ गया, ये 24 आ गया, ठीक है। 32 के ऊपर कितना, 32 के ऊपर 8 इंटू 100, 8 से काटा 4 बार, बोलो कितना आ गया, 25% आनी। आ गई बात समझ में? अब यदि आप इसको कर रहे हो, ये लो साहब, खरीदी 1 में 50 तो 1/50, बेची कितने, 1 में 40 तो 1/40। ये सीपी है, ये एसपी है। ऐसे करो साहब, ये कितना आ गया, 40 आ गया साहब, ये कितना आ गया साहब, 50 आ गया। 40 के ऊपर, 40 के ऊपर 10 का फायदा इंटू 100, 0 से 0, 25% लाभ। सर ये क्या बवाल हो गया, सुनना समझना, अभी बताता हूं।
देखिए साहब, सर ये क्या हो गया? सुनो, हुआ कुछ नहीं साहब। आप देख रहे हो हानि हानि उत्तर आना था, लेकिन नहीं आया। यहाँ बोलो कितना? 25% हानि। ये लो साहब 25% हानि। यहाँ बोलो कितना? 25% लाभ। सर ये क्या चक्कर है? यहाँ तो ये देखना था कम हानि से अधिक हानि। बताऊंगा, अभी सुनो। ये और देख लो आप। 1 रुपए में 10 चॉकलेट बेचना, एक में 8 खरीदी, एक में 8 खरीदी, एक में 10 बेची। ये लो, ये 10, ये 8, ये सीपी और ये एसपी। 10 के ऊपर 8 बेच रहा है, मतलब 2 के नुकसान भाई। 10 के ऊपर 2 का नुकसान हो रहा है, इंटू 100, 0 0। बोलो कितना? 20% हानि। इसका मतलब सर इसका आ गया कितना? 20% हानि। अब देखो, सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा हानि कहाँ है? 25%। कितनी है? 25%, जो कि किस में है? ए ऑप्शन में, ए अधिक। फिर उससे कम किस में है? सी में। फिर लाभ बचा है, तो लाभ यहां आ गया। लेकिन एक बात बताऊं कि भाई सबसे ज्यादा हानि, ये कह रहा है हानि प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, तो हाईएस्ट हानि तो कितनी है? 25%। और उसके बाद में कितनी है? 25%। और फिर सी में 20%। लेकिन एक बात बताओ, लाभ होना एक न्यूनतम हानि तो है इसके अंदर। अब देखो एक बात हो, मैं यदि आपसे पूछूं कि हानि बताओ, ठीक है, अब उच्चतम लाभ, उच्चतम लाभ है वो क्या है? हानि कमी तो हुई है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए 4 ऑप्शन होते, एक ऐसा भी होता कि 20% लाभ, तो सर क्या होता? ठीक है, यहां 25% लाभ हुआ है, यहां जो हानि हुई है और यहां जो हुई है, ठीक है, इनका अंतर बता सकते हो क्या? 1 मिनट, नहीं नहीं, अब सुनिएगा। यानी लाभ, अब यदि मैं बताऊं, देखो 20% लाभ है, एक 25% लाभ। अब इसमें मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि बताओ हानि कितनी है? सुनो मेरी बात। 20% लाभ है, आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो, तो 120 में बेचा, और एक के ऊपर 125, ठीक है। तो भाई साहब 125 में जो प्राप्त हो रहा है, वह हानि क्या है? वह हानि क्या हुई है? कम हुई है। वह हानि क्या हुई है? कम। समझ रहे हो ना? तो इसमें यहाँ हानि कम हुई, यहाँ हानि ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ 120 रुपए आए थे, यहाँ 125 रुपए आए। तो इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आता? 25%, तो 25% पहले, फिर बाद में 20%। तो इसका मतलब ये है कि जो उच्चतम लाभ है वो निम्नतम हानि है, ठीक है ना? उच्चतम लाभ है वो निम्नतम हानि है। बी सी ए आएगा, बी सी ए आएगा, बी सी ए आएगा, ये है आपका। क्लियर? ठीक, आगे आ जाओ। एक टीवी और मोबाइल का कुल मूल्य 3500 है। यदि टीवी मोबाइल से 3/2 गुना महंगा है, तो ये लो साहब टीवी और मोबाइल, ठीक है। टीवी मोबाइल से 3/2 गुना है, ठीक है। मोबाइल 2 है, और ये बोलो क्या है? 3 ठीक है। आ गई बात। और 3/2 गुना महंगा है, इसका मतलब 3/2 गुना ज्यादा है। महंगा है मतलब ज्यादा है, तो बोलो 2 के ऊपर 3 5, ये ऐसा है, ठीक है। यदि मैं कहूं कि यदि ऐसा होता कि टीवी का मूल्य मोबाइल का 3/2 है, तो 2 का 3/2, तो सिर्फ इतना ही होता, 3। लेकिन ये कह रहा है महंगा है, मतलब ज्यादा है। तो भाई ये 2 है, ऐसे कहूँ कि ये 3/2 का मतलब ये 2 है और ये 3 है। लेकिन ये कहता है महंगा है ज्यादा, ठीक है, तो 3 ज्यादा है 5, ठीक है। भाई अब 2 का 3/2 निकालो, 3 आ गया। ये 3 रुपए, 3/2 गुना महंगा है, 3/2 गुना दे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट 3/2 गुना मोबाइल से 3/2 गुना महंगा है, ठीक है। मोबाइल से 3/2 गुना, 2 का 3/2 गुना 3 ही आएगा महंगा, यही आएगा। 5 2 7, 7 बराबर कितना? 3500। एक बराबर कितना? 500। तो मोबाइल का कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना हो जाएगा? 2500। अब देख लो, 1000 का कितना? 1000 का 3/2 कितना होता है? 1500। अब ये देख लो, इससे 1500 महंगा है या नहीं? क्लियर? तो मोबाइल का पूछा है, तो मोबाइल का तो 1000 रुपये है। 1000 रुपये। अब देखो इसमें ऑप्शन में क्यों नहीं मिला? क्योंकि साहब इसने ऐसे नहीं माना, इसने डायरेक्ट ही 3/2 गुना ही मान लिया, ठीक है ना? इसने ऐसे मान लिया
कि टीवी और मोबाइल, यदि ये 2 है तो ये 3 है, इसने डायरेक्ट ऐसे ही कर दी। ठीक है ना, 3/2 गुना महंगा है यानी ज्यादा है। ठीक है, तो 2 का 3/2 तो कितना होता है? 3 होता है, 3 ज्यादा होता है तो 5 होता है ये। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन ऐसे इसके अकॉर्डिंग नहीं दे रखे, तो फिर अपने को इसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, और उत्तर भी बोर्ड भी ऐसे ही मानेगा। 2 और 3 कितना? 5, 5 बराबर कितना? 3500। 1 बराबर कितना? 700। ये बोलो कितना हो जाएगा? 1400। ये कितना हो जाएगा? 2100। मोबाइल का मूल्य पूछ रखा है 1400, ये लो। क्लियर? ठीक, आ जाओ आगे। ये लो, एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए कंप्यूटर सेट बेचे और 25% लाभ कमाया। अंकित मूल्य 20,000 रुपए था। तो एक बात बताओ, सीधी सी बात है भाई, अंकित मूल्य कितना है? 20,000। 20,000, इसके ऊपर 8% छूट देने का मतलब समझ रहे हो? 92% ही प्राप्त हुआ उसे। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8% का मतलब 2/25, 25 के ऊपर 2 की छूट, 23/25। इसको भी 4 से काटो, 23 4 92, 23/25, ये भी आता है। ठीक, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, आगे करूंगा तो 2 जीरो तो यहाँ आएंगे, 92 को 2 से करूंगा, 2 2 4 और 18,400 रुपए में बेच रहा है। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ 25% लाभ कमाता है। ठीक है, 25% लाभ कमाने का मतलब क्या है? 1/4। यदि 4, सॉरी 4 में यदि खरीद रहा है तो 4 के ऊपर 1 का लाभ कमा के वो 5 में बेच रहा है, और 5 यूनिट की वैल्यू है 18,400। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है। क्लियर? अब 5 बराबर 18,400, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5 3 15, 3 34, 6 5 30, 4 40, 8 3680 रुपये। ठीक है, 4 यूनिट बराबर 3680 इंटू 4, 0, 8 4 32 का 2, 3 बचा, 6 इंटू 4 24, 24 3 27, 7 बचा 2, 4 3 12, 2 14, 14,720 रुपए उसका मूल्य है, जो कि आपके ए विकल्प। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। रमेश ने एक घड़ी 75 रुपए में बेची, जिसे उसी लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं कि मतलब यदि उसका 50 रुपए क्रय मूल्य है तो 50% ही उसे लाभ होता है, ऐसा दिया है। तो एक बात दो, 50 के ऊपर 50% ही लाभ हो तो इसका मतलब 150% बटे 100। 10 10 10 10 बोलो 75 रुपए, यही आ गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। इसको ऑप्शन से करें, इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को दो, ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करें, इजी होगा। इजी होगा। क्लियर? आगे आओ। अंकित मूल्य के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करें। अंकित मूल्य के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करें। देखते हैं भाई, लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिखना अंकित मूल्य कहलाता है। बिल्कुल भाई, लाभ प्राप्त कर रहे हो और क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिख रहे हो, वही तो बात है भाई, अंकित मूल्य है। बात बिल्कुल सही है, जायज बात है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये बात भी जायज है, सही बात है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 60% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु को अंकित मूल्य से 100% अधिक पर बेचना होगा, बिना छूट के। ये बात भी सही है। चलो देखो ले, ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, ठीक है, बाद भी 60% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु को अंकित मूल्य से 100% अधिक पर बेचना पड़ेगा। यदि मैं कह दूं कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, उसके ऊपर 20% छूट देने के बाद उसे कितने में बेचा? 80। 80 में बेच दिया। छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद भी 60% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु को अंकित मूल्य से 100% अधिक पर बेचना होगा। ठीक है, 60% यदि लाभ प्राप्त करना है तो 100% मतलब 200 बिना छूट के, 80 का 60%। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद क्या है? 60% लाभ प्राप्त करना हो। कितना? 60%। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।
बोलो। एक मिनट कंटिन्यू रखिए। देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है सर, कैसे? अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 60% लाभ। तो आप ऐसे कर दो ना कि यहाँ पे 100%, वो 100 मान लो सीपी, सीपी 100 मान लिया। ठीक है, उस पे उसके ऊपर कह रहा है कि 60% लाभ, 60% लाभ होगा तो एसपी कितना होगा? 160। ठीक है, और इसके ऊपर 20% छूट, यानी एमआरपी पर 20% छूट पर ये आता है क्या? एमआरपी पर 20% छूट माइनस 20%, तो इसका मतलब 80% बराबर 160, तो 1% बराबर 2, 100% बराबर 200, एमआरपी 200 हो गए। क्लियर? या फिर ऐसे कर सकते हो 20%, तो ये 20% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होता है, ये 5 तो ये 4, 4 बराबर 160, तो 1 बराबर 40, 5 बराबर 200। अभी आगे कह रहा है तो वस्तु अंकित मूल्य से 100% अधिक पर बेचना होगा। वस्तु को अंकित मूल्य से, वस्तु को अंकित मूल्य से 100% अधिक पर बेचना होगा बिना छूट के। ठीक है, तो बिना छूट यानी कोई छूट नहीं दी जाएगी, तो 100 से बोलो कितनी? 200, 100% अधिक, तो इसका मतलब 1 2 3 सही है, ये लो, कहां दिक्कत? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति के पास 1000 ग्राम चीनी है, इसका एक भाग 8% लाभ, दूसरा शेष 8%। इसको एलिगेशन से करेंगे कि 1000 ग्राम टोटल चीनी है, एक भाग 8% पे, दूसरा भाग 18% लाभ, और ऑल ओवर 14% लाभ हो रहा है। अब सुनिएगा, अब मान लीजिए यहां पर भी लाभ दिया। अब दूसरी बात, एलिगेशन कब लगेगा? ये 8% है, ये 18% है, ये इसके बीच का है 14%। यदि मान लीजिए कहीं आपको ये 28% मिल जाए, वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, बीच का आ गया। अब मान लीजिए कई बार ऐसे होता है कि भाई यहाँ 10% हानि दे देता, यहाँ 10% लाभ दे देता, यहाँ 2% लाभ दे देता, तो फिर आप यहाँ 10% हानि की जगह यहाँ 90% करते, फिर 10% लाभ देगा 110 देते, 2% लाभ 102, ऐसे करते। ठीक है, अब यहाँ 108, 118, 114 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो रेशियो आएगा एलिगेशन से, वो आपका इस क्वांटिटी का आएगा। तो 18 और 14 का अंतर कितना आता है? 4। कितना आता है? 4 अंतर आता है। 8 और 14 का अंतर 6 आता है। 4:6 यानी 2:3, 2:3 यानी 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना आ गया? 200। तो आप अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी? 400। ये कितनी हो जाएगी? 600। यानी 8% के ऊपर 400 और 18% के ऊपर 600। ये क्या करे? 8% लाभ पर बेची गई चीनी 8% के ऊपर 400 ग्राम आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन। ये रहा। राकेश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदी, राम को 5% लाभ पर बेची, राम ने इसे नौकर को 20% हानि पर बेच दी। नौकर ने कितने? तो सीधी सी बात है भाई, देखो 860, 860, 5% लाभ मतलब 1/20, तो 21/20। नौकर को 20% आनी है, यानी 1/5, तो बोलो 4/5। कैलकुलेशन कर लेना बस, आ जाओ आगे। एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3, क्रय मूल्य का 1/3 लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य का कितना? 1/3 लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य तो सीपी है, और उसका 1/3 लाभ प्राप्त होता है, यानी CP/3 होता है लाभ प्राप्त। और कितने में? 840 रुपए में बेचने पर। तो एक बात हो, क्रय मूल्य प्लस CP/3, भैया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। 840, 3 एलसीएम लूंगा, तो 3 CP और 1 CP बोलो क्या हो जाए? 4 CP बटा 840। 4 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 210। CP बराबर 210 इंटू 3 बोलो कितना है? 630 रुपए। फिर आपका ये आ गया। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन।
1000 की वस्तु पर दो विकल्प है। पहला क्या है देखो, 25%, 20%, 10% के तीन क्रमिक बट्टे, एक 46% का एकल बट्टा है। सारे निकालो भाई। ठीक है, ये कह रहा है दोनों स्थितियों में ग्राहक को समान राशि चुकानी होगी। पहले देखो भाई, यहां दूसरे में 46% दे दिया, लेकिन 25%, 20%, 10% दे रखा है आप। 25%, 20%, 10%, इसका निकालो, एकल बट्टा निकालो। तो 25 का मतलब 1/4, तो 4 से 3। 25% का 1/4 होता है 4 के ऊपर, 20% 1/5 होता है, तो 5 से 4। 10% 1 होता है, 10 से 9। 5 4 20, 20 इंटू 10 200, 4 3 12, 12 इंटू 9 108। ठीक है, 200 के ऊपर 92 इंटू 100, 46%। यहाँ क्या मतलब बट्टा, इसका मतलब इन तीनों का जो है एकल बट्टा वो क्या आ जाएगा, 46%। पहले का समतुल्य बट्टा 46, दूसरा भी 46 आ रहा है, तो दोनों स्थितियों में ग्राहक को समान राशि चुकानी होगी। बिल्कुल ये बात सही है। कर्मिक बट्टों का समतुल्य बट्टा 46% आपने निकाला ही है। दुकानदार को दूसरे विकल्प में अधिक आनी होगी। अरे नहीं भाई, दोनों में सेम ही हो रहा है। ठीक है, इन तीनों की जगह 46% है इधर, तो दोनों में स्थिति सेम बन गई। तो केवल एक और दो सही है, या फिर ऑप्शन आपको ऐसे मिल सकते हैं। ऑप्शन जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, बोल देगा केवल एक सही, केवल दो सही। ये आरपीएससी का भी बदलता पैटर्न है, ठीक है ना। तीनों सही, तो आरपीएससी के पैटर्न पर भी आरएसएस बोर्ड चल सकता है। ये पैटर्न है, अभी जीके में आया, मैथ्स में भी आ सकता है। तो बताओ किसमें केवल दो सही है। अब वो कौन कौन से सही है वो तो आपको पता है, पहले और दूसरे। यहाँ तो इसमें तो क्लियर दे दिया कि केवल एक और दो सही। यहाँ आरपीएससी भी पैटर्न बदल रही है कि केवल एक सही, केवल दो सही, तो यहाँ केवल दो सही। ठीक है, एक मिनट, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 40 मेज बेचने पर 10 के एसपी के बराबर आनी, गौर करना। ठीक है, और यहाँ परिणाम प्रतिशत में, मतलब यहाँ आपको वास्तविक लाभ हानि पूछ रहा है। तो अब एक बात वो सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, 40 मेज बेचने पर, 40 मेज बेचूं 40 ही खरीदूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन बनेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 10 मेज के विक्रय मूल्य, 10 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो माइनस हानि। अब देखो यहाँ रियल हानि लाभ हानि कितना आता है, तो देखो 10 एसपी इधर आएगा तो बोलो 50 एसपी आएगा क्या, बराबर 40 सीपी आएगा क्या। एसपी के बटे में सीपी को ले आओ, तो 40/50 आएगा क्या, काट दो। एसपी 4, सीपी 5, 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो 20% लॉस। पहले का ये है कि 20% लॉस है इसका, 20% हानि, जो कि किसमें 20% हानि, देखो 2 नंबर, यानी 2 नंबर विकल्प। क्लियर, ठीक है। तो आप देख लो, ए में दो, ए में दो ये कट गए, और ये ऑप्शन भी कट गए। बी का और देख लो, देखो फिर बाद में बैठ जाएगा। 20 वस्तु बेचने पर 5, 20 वस्तु बेच रहा हूं, 20 वस्तु खरीद रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 5 वस्तु के एसपी, 5 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ, तो प्लस। पेपर के अंदर भी आपको ऐसे दे देगा, 5 वस्तुओं में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, से भी दे सकता है। मैंने एसपी यहाँ शॉर्ट में आ गया। ठीक है, अब देखो 5 एसपी इधर आएगा तो बोलो क्या आएगा, 15 एसपी बचेगा, क्योंकि यहाँ लाभ था तब मैंने प्लस किया, और ये इधर आए तो 15 एसपी, ये 20 सीपी है। एसपी के बटे में किसको ले आओ, सीपी को, और 20 के बटे में किसको ले आओ, 15 को। 5 4 20, 5 3 15, एसपी कितना 4, सीपी कितना 3, 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो 3 के ऊपर 1 का फायदा इंटू 100, 33 सही 1/3%, क्या है भाई, लाभ, लाभ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बचाइए तो इसमें फिर ये एक हो गया। ठीक है, और ए में 2, बी में 3, और सी में 1, ये हो गया आपका। चलो आगे, ये हो गया ए ऑप्शन। ठीक, आगे आओ।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। 90 पैसे, वैसे भी मैंने कर दिया ना इसको तो, अरे कर दिया भाई, ये तो हो गया पहले, रिपीट हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% हानि होगी। ठीक है, चेक करो एक बार। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो हानि होती है क्या, एसपी बटे सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है क्या, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 सीपी बराबर 20 एसपी। ठीक है, सीपी के बटे में क्या आ जाएगा एसपी, और वैसे भी करते हैं कि सीपी ये है एसपी ये, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आगे देखता हूं, तो बोलो सीपी, सीपी बटे एसपी। यहां पर अपन देखें तो सीपी बोलो कितना है भाई, सीपी के बटे में एसपी आ गया तो ये 20 है, इधर ये बोलो कितना 15 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं देखूं तो 15 सीपी के बटे में एसपी है, 20 के बटे में 15 चला गया, 5 से काटता हूं, 5 4 20, 5 3 15। इसका मतलब सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 3। 4 में खरीदा और 3 में बेचा, किसी वस्तु को 4 में खरीद रहे हो 3 में बेच रहे हो तो 1 का नुकसान, इंटू बोलो क्या हो गया 100, बोलो 25% क्या होगी हानि। भाई 4 में खरीद रहे हैं 3 में बेच रहे हैं, 25%। इसका मतलब जो पहला अभिकथन है ये बात सही है। दूसरा कहता है हानि प्रतिशत की गणना हमेशा हानि बट्टे सीपी इंटू 100 के रूप में की जाती है। देखो ये कैसे किया है ना, एक हानि हो रही थी बटे सीपी इंटू 100, इसी रूप में करते हैं। तो ये जो आपका रीजन है ये सही तो है ही, इसके साथ में ये एक्सप्लेन भी करता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। अगला, निम्नलिखित सौदों को उनके लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, सीधा सीधा है, 1 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 1 रुपए में 4 बेचना, 2 रुपए में 3 सेब खरीद कर 4 में 5 बेचना। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, ये ना ऐसे क्वेश्चन, 1 रुपए में 5 नींबू खरीदे, एसपी क्या है 1 में 4 बेचा, ये लो 4 आ गया, ये 5 आ गया, 4 के ऊपर 1 का फायदा इंटू 100, बोलो कितना 25% लाभ। पहला तो ये हो गया, लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, पहले सबका निकालना पड़ेगा भाई, इस कंडीशन के अंदर 25% लाभ। अब देखो, ये देखो 2 रुपए में 3 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से भेज दिया। ठीक है, तो ये बोलो कितना है 10, कितना जाए 12, 10 के ऊपर 2, 10 पर 2 का लाभ इंटू 100, 20% लाभ। तो बोलो इसमें क्या है 20% लाभ। क्लियर, ये क्या कह रहा है, सी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 21/20 है, यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है और क्रय मूल्य, तो इसका मतलब क्रय मूल्य का 21/20 है, तो ये 20 है, तो बोलो ये कितना है 21। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य का 21/20 है, 21/20, तो ये सीपी है और ये एसपी है, केवल आधार सीपी। ठीक है, और वैसे भी देखें तो 20 का 21/20 कितना होता है 21 ही होता है। अब देखो यहां देखेंगे तो आप मुझे ये बताओ, 20 में खरीदार 21 में बेचा, 20 के ऊपर 1 का फायदा इंटू 100, बोलो 5% लाभ, तो इसका आ गया कितना 5% लाभ। अब आपको कह रहा है कि बताओ लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो पहले तो क्या आएगा सी, सी के बाद में आएगा बी, और बी के बाद में आएगा क्यू, क्योंकि सी 5% है, बी 20% है, ए 25% है, 5 20 25 बढ़ता क्रम हो गया लाभ का, सी बी ए, ये आपका आंसर बन जाए। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। ये रहा, राम ने एक वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेची, श्याम ने उसे राधा को 25% लाभ पर बेची, यदि राधा ने 1200 रुपए दिए तो प्रारंभिक मूल्य में सीपी मान लेता हूं, 20% लाभ मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 का फायदा यानी 6/5, 25% लाभ यानी 1/4, 4 के ऊपर 1 का फायदा यानी 5/4, बराबर कितने 1200 रुपए मिले। प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 6 × 5 30, 30 × 4 40, 5 × 4 20, 20 × 40 800। ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है ना, हो जाता है कई बार, 800 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुभाष 1 रुपए में 36 सेब बेचता है, उसे 4% हानि होती है, 8% लाभ कमाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 1 रुपए में 36 के हिसाब से बेचता है भाई, ये बेच रहा है ऐसे,
उसे 4% की हानि हुई। 4% का मतलब 96%। कब? इस कंडीशन के अंदर। तो 96% के बराबर क्या आ गया? 1/36। और चाहता क्या है? 8% लाभ के लिए। तो इसका मतलब 108% की वैल्यू चाहिए इसे। तो यहां से देखो 1% बराबर क्या आएगा? 1/36 इंटू 96 ही आएगा। ठीक है, आपको 108% की वैल्यू चाहिए। 1/36 इंटू 96 इंटू 108। अब जरा मुझे ये बताओ, 12 से काट दूं क्या या 36 से काट दूं? 36 थी, 108 3 से काटूंगा 32, 1/32। यानी 8% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में 32 सेब बेचने होंगे। आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही करता है। मतलब 1000 ग्राम की जगह यदि 1000 ग्राम करे तो नो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जगह यदि 900 तोले तो 900 के ऊपर कितना बेनिफिट कमा लिया? 100 का इंटू 100। जहां आ जाएगा 2020 11 से ही 1/9%। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो भाई ऐतराज मत करना, हो जाता है कई बार, आपको ही पता है। 11 से 1/9% प्रॉफिट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है एक मेज को 400 के स्थान में 350 रुपए में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि होती है। यदि आप 400 रुपए में बेच रहे हैं और उसकी जगह 350 रुपए बेच रहे हैं, देखो 400 रुपए में बेच रहे हैं, यहां भी आपके घाटा हो रहा है, लेकिन 350 रुपए में बेचेंगे तो घाटा और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां इसकी बजाय यहां जो घाटा हो रहा है, यहां जो घाटा हो रहा है उसका अंतर है 5%। हानि 5% की वृद्धि, यानी ये कह रहा है 400 के स्थान पे 350 में बेच रहे हो तो आपका घाटा और बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको 40% घाटा हो रहा है तो ये और कम रुपए में बेचे तो 45% होगा घाटा। ऐसी बात हो कर रहा है वो। यहां बोलो अंतर कितना? 50 रुपए। यानी रुपए का तो अंतर आ रहा है 50 रुपए का, और घाटा हो रहा है 5% का अंतर बता रहा है प्रतिशत। 5% बराबर 50, 1% बराबर 10, 100% बराबर 4। ये क्रय मूल्य आ गया। क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा है यार। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 13,560 रुपए में बेचता है और 21.8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 1 सेकंड, वो 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। 10 सेकंड में आप बढ़िया तरीके से मुझे बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फिर अदरवाइज अपने को लास्ट में करना ही करना है। देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 13,560 रुपए में मोबाइल बेचता है। भाई मैं कह दूं एमआरपी है, क्वेश्चन लैंग्वेज क्या कहता है? इसके ऊपर 12% छूट दिया, 12% छूट और 13,560 रुपए में बेच दिया। ये बेच दिया, ये एसपी है। क्लियर? अब ये क्या कहता है? और 21.8% लाभ भी कमाता है। भाई सीपी है, उस सीपी के ऊपर ये है 21.8% लाभ। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि कोई छूट न दी जाए, छूट न दी जाए तो लाभ कितना होता है? अब सुनो मेरी बात, एमआरपी निकालो सीपी। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां से एमआरपी निकाल सकते हो क्या? भाई एमआरपी निकाल सकते हो कैसे? भाई सर एमआरपी का 12% यहां निकाल दो। देखो एमआरपी का 12% घट रहा है, एमआरपी का 12% तो 88% ही तो बचा। 88/100 बराबर 13,560। यदि आप इसे करना चाहे काटे तो देख लो भाई, 4 से काट दो, 22,488, 4 से काट दिया 25, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 22 से 132 3, 11 से कट जाएगा क्या? 11 से काट दूं, 2 से तो कट जाएगा, 2 से काटो ना पहले 11, 2 से काटा 6 2 12, 6 2 12, 1 बचा, 7 2 14, 1 8, ये लो। और 11 से 11 से 66, 2 28, ये तो नहीं कट रहा। इसका एमआरपी इसका क्या आ गया भाई? 6,780 इंटू 25/11, ये इसका एमआरपी निकल कर आ गया। ठीक है, 6,780 इंटू 25 और बटे 11, ये एमआरपी निकल कर आ गया, नहीं कट रहा है। और फिर ये कहता है कि इसके ऊपर 21.8% का प्रॉफिट लाभ कमाना चाहता है। 13,560 है, 21.8। यदि कोई छूट नहीं दे जाए, मतलब एमआरपी भी बेचे, तो पहले तो सीपी निकालना पड़े। तो कैलकुलेशन 12%, 88/2, 11,666, 11,666 और 6,780, 6,780 के अंदर भाग जा रहा है क्या भाई इसका?
6711 6780 के अंदर 25 का भाग दे रहे हैं। 6780 25 है क्या? भाग देते हैं चलो, पूरा ही कर लो एक बार, कहीं दशमलव में तो आ ही जाए। जीरो, 25 8 200 को जीरो, जीरो आ गया। 25 8 200 का जीरो आ गया, बचा कितना? 20। 25 7 175 होते हैं ना, 175 और 20 195 का 5 बचा 19, और 25 6 150, 150 और 19 169 बटे 11 का भाग दो। 11 एकम 11, 5 बचा 59, 11 5 55, 11 एकम 11, 5 बचा 59, 11 5 55, 4 बचा 45, 11 4 44, 1 0, 15.409, 15 409 ही मान लो एक बार, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे। तो ये 15 409 है, ठीक है, 15 409, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? एमआरपी निकालनी है। और यदि आप 15.409 0.909 आता रहेगा, ठीक है ना, यदि और आगे करें तो आप 0.9 कर देना, ठीक है। अब 21.8%। अब सीपी का क्या है? सीपी का 21.8 मतलब 121.8% बटे 100 बराबर क्या है? 13,560। ये तो निकालना है। तो दशमलव हटा दो यहाँ से, जीरो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, 11 से काट दें, ठीक है। सीपी बराबर ये है, देखो इसकी कैलकुलेशन है बस, इस क्वेश्चन की कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। 1000 बटे 1218, ये है। 2 से काटूं, 2 से काटता हूं तो 6 2 12 और 0 9, और 2 से काटता हूं तो 67 2 1 6 2 12 7 2 14 8, ये लो, ठीक है। और 609 है ना, ये 609, और ये ऊपर क्या है? 6780, 6780, 6780 हो गया ना, और इन 2000 है तो ये 3 जीरो, 609 का भाग दे दूंगे आप? 609 एकम 609, 9 एकम 609, बचा कितना? 8 गुणितर, वापस से फिर एक बचा, फिर 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर दशमलव, फिर जीरो आ गया, ये आएगा 11,133 रुपये। अपने अप्रोक्सीमेट मान ले 11,133 सीपी। अब अपन क्या करते हैं, उसमें से घटाते हैं भाई, अपने को देखना है कि कोई छूट नहीं दी जाए। तो अपन 15,409, 6,780 और 609, अपने को क्या करना है? 15,409 में से घटाना है 15,409, ठीक है। और इसमें से क्या घटाना है? 11,103, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 3 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 15 में से 4, 4276 आ गए। और 4276 के अंदर अपने को क्या करना है भाई? लाभ तो इतना होता है भाई, 11,133 में खरीदा, ये लाभ हुआ, तो अपने को 4276 का लाभ हुआ, और डिवाइड बाई क्या करना है? 11,133, 11,133, 11,133 कर दूंगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या निकालना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत 11,133, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दूंगा मैं इसकी, 4276 इंटू 100, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 38.4%। सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन, और बाकी कोई है नहीं, सिर्फ तरीका यही है, ये है, ठीक है। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है इसके। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 38.4% आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? ये, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी क्लासेज हुई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो पीछे वाली स्लाइड पे यहाँ लिख दूँ, ठीक है। कोई भी पर्सन में फिर भी आपके कोई दिक्कत आ जाए तो हेल्पलाइन नंबर आपके हैं 9813 9810, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए,
ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा भाई कोई भी क्वेश्चन आपका आता है इस तरीके से आपके सामने मुसीबत बनकर आ जाए तो तुरंत इस पे भेज देना और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, 15 क्लासेज मैं आपको 15 क्लास अवेलेबल करवाऊंगा इस तरीके से, और 15 क्लास के अंदर लगभग आपके 700 प्लस पर्सन रहेंगे, और 700 प्लस पर्सनों में से जो आपके 50% है ना, वो मेरा जहां तक मानना है ये आपको यहाँ से सीधे सीधे टपकते हुए देखने को मिले। यदि क्वेश्चन में किस तरीके से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई भी घुमा फिरा के आ गया ना, तो भी आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ये लास्ट में क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को ये नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन है। एक दो क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर कंफर्म देखने को मिले। ठीक है, बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना। मेरी मेहनत आप यदि देख रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि सर वाकई में अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसी प्रकार से हमारा समय है उसको खराब नहीं कर रहे, टू द पॉइंट पढ़ाते हो, टू द पॉइंट पढ़ा के ठीक है टाटा बाय बाय के चले जाते हो, तो ये या फिर आपका नैतिक दायित्व बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।